तो समावेशी है, सभी वर्गों के लिए जी। उत्थान की बात की गई है। ना तो इनके जो बीजेपी इस चुनाव से पहले घोषणा पत्र लेके आई थी उसके अनुरूप है और ना ही जो पिछली बार बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनके अनुरूप है। किसानों को फोकस करते हुए ये बजट दिया गया है। तो लगभग 38,000 करोड़ का इजाफा बजट के साइज में हुआ है। कंपल्शन भी है कि योजनाओं का नाम है वो लिया जाए। बजट का घाटा 70,000 करोड़ से बढ़ के 85,000 करोड़ हो गया। अब ग्रीन बजट के नाम से पेश किया है जो 2030 तक जाए। इस चीज पे फोकस किया गया है जिससे जयपुर की सड़कों को सुधारा जाएगा तो जो आम ग्राहक दुकानों तक पहुंच पाएगा। टूरिस्ट को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप रोड अच्छा बना लो, कुछ भी बना लो, बिना होटल के कुछ नहीं होना। 10 करोड़ रुपए एक विधानसभा को दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि टूरिस्ट पे थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी पे बेनिफिट मिलता। कर्मचारियों के शब्द ही नहीं थे, ऐसा ही बजट लग रहा है। पेंशनर्स को की जो समस्याएं हैं क्या उसका कोई समाधान इस बजट के अंदर लगता है या जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 के बीच में, उन लोगों को बड़ी राहत मिली है। हम लोगों ने सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे जो पूरी तरह से साकार हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाँव में इन्होंने खेलों के मैदान बनाने के लिए किया हुआ, लेकिन स्टाफ ही नहीं तो कौन संभालेगा। स्टार्टअप्स को टच किया है, बट स्टार्टअप में कॉमन है, इट इज नॉट फॉर फीमेल। बहुत ही अच्छा बजट रहा, जिस तरह से मैं मानती हूँ कि 360 डिग्री पूरा टच किया गया है। जिससे लेकिन इसका क्या रोड मैप है? जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, फिलहाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ तक बात करता हूँ, उनको दवाई बांटने के लिए ही पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और फार्मासिस्ट अभी फिलहाल नहीं है। हमारी सरकार से आशा थी कि छोटे कारोबारियों के लिए विशेष योजनाएं लेके आती, लेकिन पिछले बजट में भी इसी प्रकार से घोषणाएं हुई थी, लेकिन वो पूरी चीजें धरातल पर नहीं उतर पाई थी। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान में आपका स्वागत है और मैं हूं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान सरकार का बजट आया है। दिया कुमारी वित्त मंत्री, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री, दूसरी बार उन्होंने बजट पेश किया और इस बजट में क्या कुछ खास है। एक शेर है कि चिरागों में रोशनी रहेगी जब तक हवाओं को संभाला जाए। क्या वाकई हवाओं को संभाला गया है? राजस्थान की एक तरफ आर्थिक सेहत की बात है और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा और राजस्थान के विकास की बात। सरकार को डिलीवर भी करना है और सरकार को इकोनॉमी को संभालना भी है। क्या इसमें कामयाबी मिली है, इसकी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पर पंजाब केसरी मुख्यालय पर तमाम जो मौजूद मेहमान आए हुए हैं उन पर एक मैं चाहूँगा कि एक बार सभी को दिखाएं। अलग अलग सेक्टर के सभी प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, होटल इंडस्ट्री से हों, कांग्रेस बीजेपी के तो हैं ही, वो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। जो कारोबारी हैं, जो बजट विशेषज्ञ हैं, अलग अलग खेल खिलाड़ी, युवा, किसान, हर समाज का जो तबका इस बजट से प्रभावित हो सकता है, उसका प्रतिनिधि पंजाब केसरी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है और हम सब मिलकर बात करेंगे बजट के ऊपर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओपनिंग नोट से हमारे मेहमानों के साथ में। चूँकि आज विधानसभा के अंदर बजट पेश किया गया है तो राजनीतिक दलों की नज़र से इस बजट को कैसे वो देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया ओपनिंग नोट का चंद सेकंड का आप लोगों से मैं लेना चाहता हूं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ता हमारे साथ में। अटल खंडेलवाल जी, पहले तो आपकी सरकार ने बजट पेश किया है, दूसरा बजट, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मैंने जैसा कि अपेक्षित था कि भाई बहुत अच्छा बजट रहने वाला है। राजस्थान की प्रगति ही सभी लोगों को भाती है और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को डेवलप करने की बात है। तो युवाओं को सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर, किसानों को लेकर के, पेयजल की व्यवस्था को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और आईटी को लेकर के विशेष ध्यान दिया गया है। और ये बजट देखिए, आप देखोगे तो समावेशी है, सभी वर्गों के लिए उत्थान की बात की गई है। विस्तार से इस पे बात 19,81,000 रुपए के करीब 19,81,000 करोड़ रुपए इसका जो जीएसडीपी इस बार बढ़ने का अनुमान है। तो वो देखिए, हम कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का हमारा बजट 2030 में होगा, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। 15 लाख करोड़ से शुरू हुआ था ये, और हम आगे बढ़ रहे हैं जी। तो यहाँ पर 350 अरब की इकोनॉमी बनाने की बात यहाँ पर सरकार करती आई है। भविष्य में राजस्थान के अंदर क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन विपक्षी पार्टी है, वो इस बजट को लेकर क्या रिएक्शन दे रही है? पहला रिएक्शन चंद सेकंड में।
350 बिलियन डॉलर की बात की जा रही है। डॉलर तो लगातार कभी 83 से 87 तो इनके कहते कहते ही हो गया। 350 बिलियन डॉलर की इकॉनमी की बात कर रहे हैं। और जहां अभी आपने वित्तीय प्रबंधन की बात की, तो वित्तीय प्रबंधन के फ्रंट पे भी ये बजट फेल है। यहाँ पे फिस्कल डेफिशिएट बढ़कर 4.25% हो गया है और रेवेन्यू डेफिशिएट 1.55% हो गया है। तो कल भी हम इसी मंच पे बैठ के बात कर रहे थे कि लोन बढ़ जाएंगे तो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए पैसा नहीं बचेगा। और रही बात घोषणाओं की, तो घोषणाएं ना तो इनके जो बीजेपी इस चुनाव से पहले घोषणा पत्र लेके आई थी उसके अनुरूप है, और ना ही जो पिछली बार बजट में जो घोषणाएं की गई थी उनके अनुरूप है। तो विस्तृत रूप में हम बाद में बात करेंगे। आपने ओपनिंग से बात करेंगे, लेकिन ओपनिंग नोट कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हमें मिल गया। सीधे चलते हैं, बजट एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, राजस्थान की इकोनॉमी को लेकर। सबसे पहले हमारे साथ में नटवर सारा जी बताएं। जो ये बजट का हमने आज स्टडी किया, तो मेरे को सबसे मोटी चीज़ इसमें लगी, ये बजट किसानों को समर्पित बजट है। इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित है, और मेरे को लगा कि किसानों को फोकस करते हुए ये बजट दिया गया है। और सेकंड जो इसमें फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जिसमें ग्रीन रोड बनाने की बात कर रहे हैं या रिंग रोड बनाने की बात कर रहे हैं। जो मैं कल एक कोई बजट कहीं स्पीच में बोल भी रहा था कि जो नेशनल हाईवे है वो तो खूब अच्छे बन गए, लेकिन इनको जोड़ने के लिए हमें स्टेट हाईवे और ये कनेक्टिविटी चाहिए। इस पर मेरे को लगता है ध्यान दिया गया इस बार, और यदि इम्प्लीमेंट होता तो इट इज वेरी गुड फॉर द राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी नज़र से पहले हम बात करेंगे। डॉक्टर नरेश जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? ये मैं एक अर्थशास्त्री के रूप में अगर इस बजट को देखूं तो बजट का आकार बढ़ाया गया है। पहले लगभग 4,95,000 करोड़ था, जो अब लगभग 5,33,000 करोड़ हो गया, तो लगभग 38,000 करोड़ का इजाफा बजट के साइज़ में हुआ है। हालांकि इससे ज़्यादा होना चाहिए था, पर फिर भी जितना भी हुआ है किरदार निभाया गया है। लेकिन गुफ्ताजी भी काफ़ी की गई है। हर क्षेत्र में आयुष्मान का भी नाम ले लिया गया है, कृषि का भी है, ग्रीन बजट भी है, यूथ भी है, मंदिरों की भी बात है, सबकी बात है। कुल मिला के एक फैशन सा हो गया है कि हम बात ज़्यादा करते हैं और किरदार कम निभाते हैं। तो किरदार को निभाया जाए, क्योंकि सारी बजट एलोकेशन तो इतना सा, और नाम पूरा ट्राइबल का भी है, वुमन का भी है, लखपति दीदी का भी है। सारे नाम लेने से बजट पूरा नहीं होता, उन पर एलोकेशन से पूरा होता है। कहीं कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि योजनाओं का नाम है वो लिया जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों हो रहा है? रेवेन्यू अगर इनकम हमारी जितनी है उतना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर घाटा भी हो तो कोई बात नहीं, प्रोडक्टिव होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रोडक्टिव, वो क्यों ज्यादा होना चाहिए? उसमें क्यों घाटा होना चाहिए? बजट का घाटा 70,000 करोड़ से बढ़ के 85,000 करोड़ हो गया, तो फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ना चाहिए? इस पर और बात करेंगे विस्तार से। एक और हमारे साथ में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। सर, किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आप तो रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि विकास के लिए जो बजट पेश किया जाता है उसका एक नमूना आज वित्त मंत्री जी ने पेश किया, और मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि इसको हमने नेशनल नहीं इंटरनेशनल बजट, अब ग्रीन बजट के नाम से पेश किया है, जो 2030 तक जाएगा। ये उद्देश्य लेके, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, ग्रीन एनर्जी हो, इसको जो ये लेके जो एक ये नेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल मुद्दे हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इस बजट के अंदर सभी को समावेश करके उन्होंने दिया है। तो ये एक प्रारंभिक है। उन्होंने अपने बजट का सभी जगह सभी लोगों को, चाहे महिला हो, युवा हो और बेरोजगार हो, उनके लिए ध्यान रख के इस बजट का क्रियान्वयन करने की कोशिश की। तो राइजिंग राजस्थान के बाद में ये पहला बजट है राजस्थान सरकार का, और राजस्थान सरकार की क्या कुछ भावना है, बजट के अंदर क्या कुछ प्रावधान है औद्योगिक विकास के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, पर्यटन के लिए। पहले एक बार वो जान लेते हैं किस रूप में देखते हैं। ललित जी, आप जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते आज हमारी जो ट्रेडर्स की सबसे बड़ी चिंता है, अगर कस्टमर ग्राहक दुकानों तक नहीं आएगा, उनको सुविधा नहीं मिलेगी मेट्रो की या रोड की, जो कि आज के बजट में दी गई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस चीज़ पे फोकस किया गया है, जिससे जयपुर की सड़कों को सुधारा जाएगा और जो आम ग्राहक दुकानों तक पहुंच पाएगा। बहुत संतुलित बजट है, हर वर्ग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, और साथ में जो फायर एनओसी 2 साल के लिए बढ़ाई गई है और उसका सरलीकरण किया गया, निश्चित तौर पे ये ट्रेडर्स को बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट करेगा। क्या कहिए, होटल इंडस्ट्री से पहले रिएक्शन जान लेते हैं, क्योंकि
राइजिंग राजस्थान की बात होती है, पर्यटन की बात होती है, विकास की बात होती है, किस रूप में आप देख रहे हैं? बजट तो अच्छा है, बजट में कोई डाउट नहीं है कि दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन मोर ऑन टूरिज्म, लेकिन जो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री है वो होटल है। होटल को कोई बेनिफिट नहीं मिला गया है। होटल जो मेन जो बजट क्लास होटल्स है, दे नीड लैंड यूज चेंज होना ज़रूरी है। लैंड यूज चेंज होगा देन दे विल गो फॉर मोर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन जब होगा, जब उनको लोन मिलेगा, तो वो कोई फैसिलिटी कोई होटल इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है इस बजट से। जी। हाँ, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? वी एक्सपेक्टेड कि भाई लैंड यूज का मैटर इसमें आएगा, इसमें शामिल किया जाए। इसमें जरूरी था 100%। आप पूरा इंडस्ट्री इसी के भरोसे है कि टूरिस्ट को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप रोड अच्छा बना लो, कुछ भी बना लो, बिना होटल के कुछ नहीं होना। हमको जो एक्सपेक्टेशन जो आपने पूछी है वो हमारे को पर्यटन क्षेत्र में जो हम लोगों ने कम से कम जो 1500 करोड़ रुपए का बजट एक्सपेक्टेड किया था, जो कि उन्होंने 975 करोड़ दिया है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है, क्योंकि जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट जो है पर्यटन क्षेत्र से आता है हमारे यहाँ पे, और उस पर ही कम ध्यान दिया गया है। और देखिए कि जो सड़कें वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे सिर्फ 10 मेरे ख्याल में 10 करोड़ रुपए एक विधानसभा को दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी और सारी इस चीज़ में पर्यटन पे और लोकल दोनों लोगों को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, होटल्स पे, मोन्यूमेंट्स पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि सड़कों पे इन पर जो थोड़ा ज़्यादा हम लोगों को पैसा मिले, ज़्यादा बजट। जेम्स और ज्वेलरी, जी मैं आऊँगा आपके पास में। जेम्स और ज्वेलरी एक ऐसा सेक्टर है जो न केवल भारत बल्कि विदेश के अंदर भी छाया रहता है, और ख़ास तौर से यूएस गवर्नमेंट जिस रूप में रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रही है, ऐसे में जेम्स ज्वेलरी इस सेक्टर को राजस्थान सरकार से क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें उस रूप में कामयाब हो पाई? देखो, जैसा कि आपने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी न केवल इंडिया बल्कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में मतलब वो रहता है, और जयपुर पूरा हब है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व का एक हब है। इसके लिए अगर जैसे देखा जाए तो टूरिस्ट पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देते तो मतलब इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जी। इसलिए थोड़ा सा अगर टूरिस्ट पे हमारा यही था कि टूरिस्ट आएगा जितना ज़्यादा आएगा। जयपुर में आज गोपाल जी का जोरी बाज़ार मतलब काफ़ी फेमस है जयपुर में, तो उस हिसाब से अगर टूरिस्ट पे थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो निश्चित रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी पे बेनिफिट मिलता। और वैसे तो हम ओवरऑल सब जैसे बता रहे हैं, बजट हमको भी ठीक लग रहा है। जी, बजट ठीक लग रहा है। कर्मचारी एक बड़ा तबका है राजस्थान के अंदर, न केवल प्रशासनिक कौशल लाने के लिए बल्कि कई मायनों में जो राजनीतिक इतिहास है वो वोट बैंक की राजनीति भी उस दिशा में चलती है। कर्मचारी जिस तरफ चलते हैं, तो कर्मचारी संगठन है वो क्या कुछ कह रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में। गजेंद्र जी, निश्चित तौर पे कर्मचारियों को बहुत बड़ी आशाएं थी इस बजट से, क्योंकि कई दिन से ये भी मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ कर्मचारियों को मिलने वाला है, परंतु जब घोषणा हुई तो हम लोग देख रहे थे तो उसमें कर्मचारियों के शब्द ही नहीं थे। ऐसा ही बजट लग रहा है, क्योंकि जो पिछली सरकार ने 2 साल का रिलैक्सेशन सभी को 25 तक दे रखा था, उसके अंदर भी कटौती कर दी, क्योंकि वो रिलैक्सेशन जो पदोन्नति में रिलैक्सेशन की बात थी 2 साल हर वर्ष दिया जाएगा, तो उसमें भी वो एक बार ले लिया तो उसको दोबारा नहीं दिया जाएगा। इससे कई कर्मचारियों में बहुत बड़ी निराशा हुई है। और दूसरा जो हमारा चयनित वेतनमान था उसमें भी कर्मचारियों को बहुत कुछ आशाएं थी कि इसमें कुछ न कुछ होगा। वेतन पिछले दिनों आपने देखा होगा सामंत कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, जिसको हम पिछले कई वर्षों से मांग करते आ रहे थे। तो उस सामंत कमेटी ने भी कर्मचारियों को निराश किया, और उसके बाद बजट से बहुत बड़ी आशाएं थी, उसमें भी मैं समझता हूँ विशेष कोई कर्मचारियों के लिए फोकस बिल्कुल ही नहीं दिया गया, जिससे कर्मचारियों में, राजस्थान के कर्मचारियों में विशेष तौर से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट दी थी, तो लग रहा था राजस्थान में भी बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु कर्मचारियों के लिए इसमें निराशा ही हाथ लगी है। जी। और नई भर्ती और पेंशनर्स को लेकर भी आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तबका भी जुड़ता है। सरकार ने कहा है कि 1 लाख से भी ज़्यादा है वो नई भर्ती करेंगे इस साल, और कई तरह के युवाओं को बेनिफिट देने की बात कही है। निश्चित तौर पे ये जो 1,20,000 भर्ती की जो सरकार ने घोषणा की पिछले बजट में भी थी, उसको इम्प्लीमेंट भी कुछ किया, परंतु अगर 1,20,000 ये जो घोषणा हुई है, निश्चित मानो अगर इसको इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत बड़ा जो है तबका जो युवा वर्ग है उनको रोज़गार मिलेगा। और स्किल की बात भी की है तो स्किल अगर करके और जो है बेरोजगार युवाओं को जो रोज़गार मिलने की बात कही है, निश्चित मानिए अगर ये धरातल पर उतरता है तो बहुत बड़ी जो है सरकार की सौगात होगी। पेंशनर्स को की जो समस्याएं हैं, क्या उसका कोई समाधान इस बजट के अंदर लगता है, या ये बजट के अंदर
अंदर उस तबके के लिए कुछ है क्या? नहीं, पेंशनर्स के लिए जैसे कि केंद्र सरकार ने कम्युनिटी का जो 1 जनवरी 2024 से दिया था, 25 लाख किया था। राजस्थान में 1 अप्रैल 2024 से किया था, जो इस बजट में उन्होंने 1 जनवरी 2024 से किया है। निश्चित जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 के बीच में, उन लोगों को बड़ी राहत मिली है। और जो हम लोग कई दिनों से मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि 70-80 साल पे 20% दिया जाता है और पिछली सरकार ने 70 साल पे 10 और 80 साल पे 10 कर दिया था। हम कई दिन से कह रहे हैं कि प्रति वर्ष अगर 1% बढ़ा दिया जाए तो निश्चित मानिए कि ना तो सरकार पे ज़्यादा बर्डन आएगा और जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी उनको भी धीरे धीरे फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ये आशाएं तो थी, परंतु जिस तरीके से दिया है न्यायालय के कर्मचारियों को दिया है वो बहुत अच्छी बात है। आम कर्मचारियों को भी अगर इसमें शामिल किया जाता तो बहुत बढ़िया होता। आम कर्मचारियों को शामिल किस तरह से करेगी सरकार, ये बड़ी चुनौती की बात है। और यहाँ पर जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, सेहत से जुड़े लोग हैं, उनसे भी समझते हैं इस बजट के अंदर आपको क्या नज़र आया। क्योंकि कल हमने बहुत चर्चा की थी, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि हैं अभिषेक हमारे साथ में, कल हमने बहुत बात की थी शिक्षा जगत के अंदर क्या होना चाहिए, पेरेंट टीचर्स प्राइवेट स्कूल सब कुछ को लेकर क्या बात होनी चाहिए। क्या इस बजट के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न आपको नज़र आ रहा है? सर, मैं जो बजट आज आया है उस बजट के ऊपर सिर्फ इतना सही कहूँगा कि हम लोगों ने सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे जो पूरी तरह से साकार हो गए। क्योंकि हम लोगों ने जो कल्पना की थी, जो आशा की थी कि राजस्थान सरकार शिक्षा को लेकर कोई अलग से विशेष प्रावधान करेगी, स्कूली शिक्षा को लेकर, स्कूलों के अंदर जो बालिका की जो सुरक्षा का मामला उसको लेकर, जो बच्चों में स्कूलों के अंदर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कोचिंग सेंटरों के अंदर जो बच्चे आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका तो जिक्र हुआ है, आज जिक्र हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, निर्णय क्या लिया है, बजट में प्रावधान क्या दिए गए हैं? कुछ भी नहीं दिए गए। के अंदर उनके हेल्थ सेंटर खुलेंगे सर, मेडिकल सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन पिंटू 2 महीने पिछले लगातार 2-3 महीने से चर्चा चल रही है कि कोचिंग रेगुलेट एक्ट बनाया जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं किया। इस पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर बात करेंगे और जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे इस पर प्रतिक्रिया जरूर लेंगे कि आखिर युवाओं के लिए जो आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं क्या कुछ खास है। लेकिन पहले स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या कुछ हुआ है वो जान लेते हैं जी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में जहाँ तक जो हम लोगों को उम्मीद थी उससे कुछ नहीं मिला है। हमारे 32 के 33 जिले हैं जिनमें खेल अधिकारी के पद वैकेंट थे, वो भरे जाने थे, वो नहीं हुए। 100 प्रशिक्षकों का पहले से ही खाली पद पड़े, वो भरने थे, वो भी नहीं हुए। उसका खाली एक पार्ट टाइम 1000 पार्ट टाइम प्रशिक्षकों को दिया है। पार्ट टाइम खिलाड़ी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तो तैयार कर नहीं सकेंगे, वो तो आएंगे शाम को, सुबह अपनी नौकरी करके चले जाएंगे। हमें फोकस करना है कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जाए, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गाँव में इन्होंने खेलों के मैदान बनाने के लिए किया, लेकिन स्टाफ ही नहीं तो कौन संभालेगा, क्या देखेंगे वहाँ। रही बात खेल निदेशालय बनना था, खेल निदेशालय नहीं बना। खेल निदेशालय बनता तो पूरा डिपार्टमेंट में सारी पोस्टें भरती, प्रत्येक जिले में पूरा स्टाफ बनता। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार तो पहले भी दिया जाता था और अभी भी दिया जा रहा है, उसमें बढ़ाते। जो मेन खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लाते ना, उनकी प्राइज मनी नहीं बढ़ाई, उनको प्राइज नहीं मिल रहा है, उनको बच्चे हुए पहले वाले ही पैसे अभी तक नहीं मिल रहे, और TAD नहीं मिल रहा है। कई बच्चे अभी तक भी चक्कर लगा रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है टाइम पे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रशिक्षकों को, जो क्वालिफाइड प्रशिक्षक है, उनको लगाने की ज़रूरत है, ना कि पार्ट टाइम की। और साथ में खेल निदेशालय बनेगा तो ये सारी समस्या दिन पर दिन खत्म होती जाएगी। खेल निदेशालय बनना चाहिए, सेहत की बात क्या है, लेकिन इससे पहले आधी आबादी की आवाज़ और ख़ास तौर से महिलाओं की नज़र से इस बजट को हर क्षेत्र के अंदर जो महिला आधी आबादी है वो किस रूप में देखती है। प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में 2 प्रतिनिधि मौजूद हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं इस बजट को? सबसे पहले तो हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि इंडिया का बजट भी एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, और हमारे स्टेट राजस्थान का बजट भी एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ओवरऑल बजट में सारे सेक्टर्स को, ये सेकंड बजट था इस गवर्नमेंट का, और इसमें सारे सेक्टर्स को टच किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ केयर से लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टूरिज़्म, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। आई थिंक 2 घंटे और 16-17 मिनट जो भाषण हमारी वित्त मंत्री जी ने दिया, उप मुख्यमंत्री जी ने दिया, विच इज़ रियली रियली रिमार्केबल। उन्होंने सारे सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की है,
और किस में कितना अलॉट हुआ है, क्या हुआ है, वो आई थिंक डेटा हमारे सबके सामने है। और हम अभी इस वक्त पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि इस बजट में सारे सेक्टर्स को टच किया, जो कि बहुत खुशी की बात है। महिलाओं के ऊपर, रूरल वुमेन के ऊपर तो कुछ उन्होंने किया है, लेकिन एज फार एज अर्बन वुमेन, इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर कुछ हुआ है कि सेपरेटली नॉट फॉर लेडीज़, बट जैसे स्टार्टअप्स को टच किया है, बट स्टार्टअप में कॉमन है, इट इज़ नॉट फॉर फीमेल। तो हम उस बारे में बात करेंगे कि इस बजट में अभी तो मैं बता रही हूँ जो बहुत अच्छा था, और बाद में आपसे बात करते हैं कि क्या नहीं था। क्या कहिएगा मैम? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट रहा। जिस तरह से मैं मानती हूँ कि 360 डिग्री पूरा टच किया गया है। जिस तरह सभी क्षेत्रों की बात करें, चाहे धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी क्षेत्रों को साथ साथ में सभी वर्गों की बात की गई है इसमें। और जब अगर हम जिस तरह से कल चर्चा हुई थी कि हमने बात की थी, नशे की बात की थी, और बच्चे जो युवा हमारे जो आत्महत्या के मामले आ रहे थे, तो उनके लिए साथी युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। और जिस तरह से नशों के लिए भी अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे नशा मुक्ति के लिए। और इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ में जैसे 500 पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, या 20 लाख जो महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। साथ साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं कि जो हमारी जो महिलाएं हैं जो ऋण लेती हैं, जो 1 लाख का ऋण है, उसमें जो ब्याज दर है उसको 1% कम किया गया है। 2.5 थे, उसको 1.5 किया गया है यहाँ पे। और अगर हम शिक्षा की बात करें थे तो बालिकाओं के लिए यहाँ 35,000 जो स्कूटीज़ वितरण की जाएगी, और वो उनके शिक्षा में एक उड़ान साबित होगी। साथ साथ में हम यहाँ पे महाविद्यालयों की, छात्रावासों की सौगात दी गई है, जो कि बहुत अच्छा एक तरह से पूरा मिला के कुल बजट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, 2-3 सेक्टर और हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद चर्चा को और ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाएंगे, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन, सियासत और अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत, राजस्थान के इस बजट को कई पहलुओं से, कई तरह से देखने की ज़रूरत है। सबसे जो सेहत का जो सेक्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और राजस्थान की राजनीति की कहीं न कहीं एक धुरी बन गया था सेहत को लेकर। जो योजनाएं थी, पिछले वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी उसने चिरंजीवी योजना को अपनी एक फ्लैगशिप स्कीम बनाई थी, लेकिन उसका जो हर्ष हुआ, सरकार का जो हाल हुआ, इसके बाद मौजूदा सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई। पूरे मेडिकल सेक्टर में इस पूरे बजट के मद्देनज़र क्या कुछ प्रोविज़न है, क्या कुछ उम्मीदें थी आपको? सबसे पहले मैं बजट 2025 के लिए पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही संदेश देना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि फ़िलहाल राजस्थान सरकार के पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर और इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है कि वो सरकारी स्तर पर हम प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य की देखभाल कर सके। सरकार ने एक घोषणा की है कि 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको घर पे दवा पहुंचाएगी। मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसका क्या रोड मैप है? जो ओपीडी में मरीज आ रहे हैं, फिलहाल सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ तक बात करता हूं, उनको दवाई बांटने के लिए ही पर्याप्त चिकित्सा कर्मी और फार्मासिस्ट अभी फिलहाल नहीं है। तो किस प्रकार से, किस स्तर से वहाँ पे दवाई पहुँचाई जाएगी? सरकार ने एक काम और किया है कि जो पीएससी थी उनको सीएससी में क्रमोन्नत किया है, और सीएससी को जिला अस्पताल तक किया। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे राजस्थान के चिकित्सा कर्मचारियों और चिकित्सा अधिकारियों की तरफ से। लेकिन अफसोस का विषय यह है कि सिर्फ 750 डॉक्टर्स और 1500 पैरामेडिकल कर्मचारियों के ही पद स्वीकृत किए गए, जबकि इन पदों को मैं कहना चाहता हूं कि 10,000 से ऊपर चिकित्सक आज राजस्थान सरकार को चाहिए, और लगभग 20 से 25,000 के लगभग पैरामेडिकल कर्मचारियों का पदों का सृजन होना आवश्यक था। जी, और हम विस्तार से बात करेंगे इस पर। 2-3 और मेहमान हमारे साथ में चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं। क्या कहिएगा बजट को लेकर, आपका क्या? बजट हर बार की तरह ही है, छोटे कारोबारियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। एक रोजगार को लेके छोटे कारोबारी सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रोजगार का एक अवसर प्रदान करते हैं। हमारी सरकार से आशा थी कि छोटे कारोबारियों के लिए विशेष योजनाएं लेके आती, उनको ऋण, और जहाँ पे वो दुकान वगैरह कर रहे हैं उसके आसपास पार्किंग का एरिया डेवलप हो, और साथ में शौचालय वगैरह हो, जो ग्राहक आएँ, खासकर महिलाएं जिनको बाज़ार में आने में घबराती हैं और उनको लंबे समय तक बाज़ार में रहने में दिक्कत होती है। तो हमारा है कि सरकार कारोबार के साथ एक अच्छा एरिया डेवलप करे जहाँ पे व्यापार आसानी से किया जा सके। जी,
यूथ है हमारे साथ में, क्या कहिएगा, क्या आपको लगता है यूथ के लिहाज से बजट कैसा है? देखो ऐसा है, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि अगर जो घोषणा इन्होंने सरकारी भर्तियों की करी है, प्राइवेट सेक्टर में करी है, अगर ये धरातल पे इम्प्लीमेंट होंगी तो युवाओं को राहत मिलेंगी। लेकिन पिछले बजट में भी इसी प्रकार से घोषणाएं हुई थी, लेकिन वो पूरी चीज़ें धरातल पर नहीं उतर पाई थी। अभी भी राजस्थान के युवा पूछ रहे हैं कि शिक्षा विभाग में भर्ती होगा क्या हुआ, मेडिकल सेक्टर में क्या हुआ। कम से कम आप ये बताइए कि 1,25,000 भर्तियों में जो आप वर्गीकरण है उसको किस प्रकार करोगे, कब करोगे। ये महज बजट अगर आंकड़ों में फंस के रह जाएगा तो हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, युवाओं को कुछ मिलेगा नहीं। तो हम कहना चाह रहे हैं सरकार ये क्लियर भी करती है साथ साथ में कि किस विभाग में कितनी भर्तियां युवाओं को देखने को मिलेंगी, और जो प्राइवेट सेक्टर की इन्होंने बात करी 1.5 लाख भर्ती होगी, वो भी किसके सेक्टर में होंगी, कौन कौन से उद्योग में होंगी, जिससे युवाओं को राहत मिलती। जी, तो कुल मिला के अलग अलग सेक्टर के लोगों का पहला रिएक्शन हमने ले लिया है सीधे, और शास्त्री और बजट जो विशेषज्ञ का जो हमारा यहाँ पर हमने गेस्ट बुलाए उनके पास में चलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, ये अक्सर होता है, हर सरकार है वो बजट के अंदर घोषणा है उसका अंबार कर देती है, और आपने उस और इशारा किया कि उसके लिए वित्तीय प्रबंधन है वो किस तरह से होगा, इसका कोई क्लियर कट रोड मैप है वो उस तरह से नहीं होता। क्या इसका आप समाधान देखते हैं? क्या सरकारों को, राजनेताओं को, प्रतिनिधियों को करना चाहिए? और इस बजट, और आपने कई बजट को देखा है, बाकी बजट के कंपैरिजन में आप इस लिहाज से, वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से इसको किस तरह से देख रहे हैं? वित्तीय प्रबंधन के लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसमें कसावट लाई जा सकती है। अभी भी राजस्थान फाइनेंशियली बेटर एडमिनिस्ट्रेड है और राज्यों की तुलना में। हालांकि हम जीएसडीपी में काफ़ी पीछे हैं। हम बात तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी की करते हैं, लेकिन कुल मिला के 20 लाख जो है वो जो है हमारी 20 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीएसडीपी है। तो अभी हमें 1.5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ना है। जो पिछले साल भी यही बात थी, इस साल भी यही बात है, लेकिन फिर भी कसावट लाई जा सकती है और इसमें सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। राजस्थान को उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि नए सोर्सेज को तलाश किया जाए। कौन से नए सोर्सेज हो सकते हैं? राजस्थान मिनरली रिच है काफ़ी, और बहुत सारी जो जेम एंड ज्वेलरी वगैरह जो है, तो हम सोर्सेज को बढ़ाएं। दूसरी बात, एक मुझे इशारा बड़ा अच्छा लगता है कि यूथ सेंट्रिक बजट है थोड़ा सा, चाहे वो हम वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँच पाएँ या ना पाएँ, पर इशारा बड़ा अच्छा है। देखिए, पहली बार राजस्थान रोजगार नीति 2025 की बात की गई है कि रोजगार के लिए कोई नीति बनाई जाएगी। देन 1,25,000 पदों पर भर्तियों की बात है। देन इसमें विश्वकर्मा संस्थान, इनोवेशंस की बात है, अटल टिंकरिंग लैब की बात है इनोवेशंस की। देन विवेकानंद रोजगार सहायता की बात है, युवा उद्यमियों के लिए जो है वो स्टार्टअप्स की बात है, अटल ज्ञान केंद्र की बात है, 7,000 नए स्टार्टअप्स की बात है। देन स्टार्टअप्स के लिए पैसा अलग से एलोकेट भी किया गया है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ यूथ सेंट्रिक मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ये चाहे ग्रीन बजट के नाम से लाए हों, पर इसमें जो खास बात मुझे लगती है, इट इज़ यूथ सेंट्रिक, और युवाओं का लिए फ़ायदा लेना जरूरी, क्योंकि अब आने वाले समय में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो यूथ का जितना फ़ायदा इस यूथ डिविडेंड के समय ले सकते हैं ले लें। आगे फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि यूथ रहेगा ही नहीं, एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में पॉजिटिव हूँ कि फाइनेंशियली बेटर किया जा सकता है। नए सोर्सेज रेवेन्यू के ढूंढने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से किस तरह से देखते हैं जो प्रशासनिक मशीनरी में कसावट इस पूरे सरकार के कार्यकाल में, और ख़ास तौर से इस बजट के अंदर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है? नहीं, इस बजट के अंदर प्योर वो जो सरकार की मंशा है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाने की बात की गई है कि क्योंकि संविधान के अंदर विश्वास करने वालों के लिए सरकार में विश्वास हो, संविधान में विश्वास हो। अभी 26 दिसंबर को जो वातावरण बना देश के अंदर, उसके बाद में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा अधिनियम की बात की गई है कि उनको हम कैसे अधिकार बता सके। इसी के लिए अटल ज्ञान केंद्र हर पंचायत के ऊपर खोले जा रहे हैं। ई लाइब्रेरी की कंसेप्ट ले आए हैं, उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जब सुशासन की बात करते हैं तो हमारे लोक जो वो विश्वास अधिनियम है उसकी बात की गई है इस बजट के अंदर कि लोक विश्वास अधिनियम को देंगे, उससे गवर्नेंस ठीक होगी, कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा, पेपरलेस स्कीम होगी, और साथ ही जो लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के अंदर विकास को गति बहुत जल्दी प्रदान होती है। तो उसके लिए
लिए इन्होंने अभय कमांड सेंटर नए बनाए हैं, 3,500 पदों का नया सृजन किया है, 350 ये जो साइबर सेल की वो है, और एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है साइबर सेल के लिए। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जी जी, नटवर जी आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद मैं राजनीति उस पर जाऊँगा जी। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी लगी। एक तो राजस्थान स्टेट जो आज बजट आया उसमें घोषणा करी है कि 2027 तक बिजली हम हमारी खुद की लेंगे, और इस बजट में इन्होंने बाहर से बिजली परचेज करने पे बैन भी लगा दिया है, और 6400 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स जो लाएंगे ये बड़े रियलिस्टिक इसलिए भी लगते हैं कि जब हमने देखा था कि अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें जो 35 लाख करोड़ के जो आए थे उसमें ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट थे। वो प्रोजेक्ट को यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और यदि वो प्रोजेक्ट लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक इशू ये था कि अब जो इंडस्ट्रीज आ रही है उसमें इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत सारे डेवलप पहले कर चुके हैं, लेकिन 150 करोड़ का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने की अभी बात करी इस बजट में, जो मेरे को लगता है बहुत कम है। हम राइजिंग राजस्थान के प्रोजेक्ट्स को यदि इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको इंडस्ट्रियल लैंड भी देनी पड़ेगी और लैंड के साथ वहाँ डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो उन डेवलपमेंट पे खाली 150 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये थोड़ा सा कम है, मेरे को ये लगता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं अपन, एग्रीकल्चर में कल अपन बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज करना चाहिए। तो आपको ध्यान हो तो किसान कृषि विकास निगम एक संस्था का ये गठन कर रहे हैं, ये खाली इनोवेशन करेगी कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई जाए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करी जाए। तो मुझे लगता है उस और अपन बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये जो इन्होंने ग्रीन हाउस और पॉली हाउस की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ड्रोन से वो होगी फर्टिलाइजर्स की जो सिंचाई होगी, वो सब चीज़ें हम लगता है कहीं न कहीं उस ओर बढ़ रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा जो किसानों को 25,000 करोड़ का लोन देने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो निधि है उसमें बढ़ाएंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, तो किसानों को मेरे को लगता है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। किसानों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। अब तक जो बातें हुई हैं इस पर राजनीतिक जो दलों के प्रतिनिधि हैं वो कुछ क्या कह रहे हैं, पहले उनसे एक बार जान लेते हैं। इस बीच आपके कोई अगर सवाल हैं इनसे जुड़े हुए या आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो हाथ अपना रेज कीजिएगा। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले आपसे बात ही नहीं हुई शायद। माफी। मेरी से बात मैं ये एक युवा होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी का युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ये जो बजट है, जो आने वाले वोट हैं, छोटे चुनाव है, ग्राम पंचायत वोट है, उनके अनुसार ये बजट हुआ है। जैसे कृषि के क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में किसानों को एक बिजली मुफ्त देने के लिए इन्होंने जो निकाले हैं, इससे बढ़िया जागरूक अभियान निकाला जाए ताकि किसान जागरूक हो, उनके जो खाद बीज की सुविधाएं हैं उनको उनसे लाभान्वित हुआ जाए उनसे। और एक युवाओं के क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से भर्तियाँ निकाली जाती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, उससे पहले पेपर आउट हो जाते हैं, इनका एक प्रावधान होना चाहिए। दूसरे मंदिरों धार्मिक स्थलों के अनुसार इन्होंने जो बजट निकाला है एक इन मंदिरों को हिसाब से, जहाँ पे जब भगदड़ हुई अभी जैसे इलाहाबाद के अंदर प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहाँ पे कितने लोगों की मौत हुई, इनके अनुसार भी इन बजट के माध्यम से भी इनको कुछ राजस्थान में क्या होता है उसमें? राजस्थान के लेकर जो अपने जैसे अभी आने वाला खाटू श्याम जी में शाम में मेला आ रहा है अपने, उसमें भी इन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा को लेकर धार्मिक स्थलों पे कुछ होना चाहिए। अटल जी क्या कहिएगा, जो आपने सुना अब तक बजट को लेकर रिएक्शन आपका क्या उस पे टेक है? देखिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो मैक्सिमम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भी बजट तो अच्छा है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो देखिए वही हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा युवा साथी है वो नौकरियों को लेकर के आप देखिए पहले 36,000 नौकरियां पर ईयर दी जाती थी और अभी पिछले ही साल हमने 60,000 के लगभग 59,000 और 236 भर्तियां की, 81,000 नौकरियों का कैलेंडर जारी कर चुके, 1,72,000 जो सर्विसेज हैं वो प्रक्रियाधीन है। आप ये देखिए कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो युवाओं को लेकर के बिल्कुल सजग है, राजस्थान के विकास को लेकर के भी सजग है। 25,000 करोड़ का किसानों को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप ट्रैफिकिंग की जो समस्या थी उस कल अपन बात कर रहे थे, आज उन्होंने कहा कि BRTS जो कि बहुत ही ज़्यादा जयपुर के लिए थी वो ट्रैफिकिंग की वो इशू खड़ा था वो ख़त्म कर रहे हैं। 15 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में रिंग रोड बनाई जा रही है, वो ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ को भी लिया गया है। 6 ग्रीन जो जोन बनाए जा रहे हैं उससे टूरिज़्म बढ़ेगा। देखिए आप टूरिज़्म के लिए क्या चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, साफ़ सफाई चाहिए होती है,
सुरक्षा चाहिए होती है किसी प्रदेश की। और हमारे पास देखिए मिनरल्स बहुत सारे हैं, तो मिनरल्स को लेकर के भी आज की घोषणा उन्होंने, मिनरल्स को लेकर के पुरानी जो खाने हैं उनमें कुछ अगर ड्यूज़ है उसको लेकर के, वैट को लेकर के कि 50 लाख तक का पुराना 2017 से पहले अगर कोई ड्यूज़ है तो वो ख़त्म और उससे ज़्यादा पर ब्याज की दरों में छूट, सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो भी ये राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख के MOU है वो धरातल पर उतरेंगे, तब रेवेन्यू, जो हम रेवेन्यू की बात, हर चीज़ देखिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी जुड़ी हुई है वित्त से, और वित्त का प्रबंधन अगर हम सही से कर पाए तो हम ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको धरातल पे उतारेंगे और लोगों तक वो बेनिफिट जाएगा। तो उसी के लिए हमारा प्रयास भी है और हम जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि देखिए बहुत अधिक सभी को चाहिए, लेकिन हम क्रमोगत विकास की बात कर रहे हैं और हम हमारे लक्ष्य के प्रति बहुत सचेत हैं। ERCP, पानी की व्यवस्था, 20 लाख कनेक्शन की बात हमने आज ही की कि हम 20 लाख घरों में कनेक्शन देंगे, उसके लिए बजट का प्रावधान किया। ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ है, बहुत छोटे छोटे इशू है, लेकिन हम उन सारे छोटे इश्यूज़ से लेकर के बड़े इश्यूज़ तक उसको कैटरिंग कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आप देखिए सोलर दीदी, सामूहिक जो भी NGOs हैं उन लोगों के लिए कि भी आप सोलर प्लांट लगाएं, 100 यूनिट से लेकर 150 यूनिट तक फ्री बिजली के देने का प्रावधान है। जिनके पास छत नहीं है उसके लिए सामुदायिक केंद्र पे वो सोलर का लगाने की बात कर रहे हैं। MSME की बात कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत आप ये देखिए इतना तक कर रहे हैं कि भाई मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में आई स्टार्टअप की स्थापना, जिससे कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें, वो उन लोगों को फंड मिल सके। अभी आप 750 जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको फंड दिया जाएगा। तो ये सब की भाई जितना भी जो ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए पैच वर्क के लिए हर विधायक को विधानसभा में, वो देखिए कि हमारी विधानसभा में क्या गड़बड़ है, कहाँ पर पैच वर्क नहीं हो रहा, क्या समस्याएं हैं। और रेगिस्तान एरिया के लिए देखिए आप, थार प्रदेश होने के कारण विधायक को 15 करोड़ रुपए उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए उस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी, मुद्दा ये होता है ना, क्या ये सब 1 साल के लिए है या ये पूरा दीर्घकालीन है? अगर दीर्घकालीन है तो फिर बजट जो भी होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन उसका आप ये थोड़ा सा कि बजट क्या है और दीर्घकालीन परियोजना क्या है। तो ये कि पंचपर्दा रिफाइनरी की बात की, हमने उसको अटकाने की काम नहीं किया है। हमने कहा 2025 में इसी साल शुरू कर दिया जाएगा, उससे बाड़मेर उस साइड का क्षेत्र है वो विकसित होगा। कैसे भी राजस्थान को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। युवा साथी, किसान, वंचित, वो लोग बढ़े आगे, उनके बढ़ने के लिए जो भी हमें सहूलियत या सरकार से ज़रूरतें होंगी वो हम करेंगे। और देखिए एक और लॉजिस्टिक की बात थी कि भी जितने भी वेयर हाउसेज है उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, दे दिया। आज उन्होंने मांग रखी, हमने उस मांग को मान लिया। तो बेसिकली लॉजिस्टिक प्रबंधन के अंदर भी हम लोग जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, और तेजी से विकास के लिए सभी को साथ लाना पड़ेगा। सबका विकास, सबका साथ। जी, क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, जुमले तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि ये किसान सेंट्रिक बजट है, तो किसान सेंट्रिक बजट में मैं 2 ही बातें रखना चाहूँगी। एक, किसान सम्मान निधि का बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो मैनिफेस्टो में बताया गया था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 12,000 कर दी जाएगी, जिसको कि आज बढ़ाकर 6 से 9,000 की है। और मज़े की बात, वो 6,000 भी टाइम पर मिल नहीं रही थी। और दूसरी बात थी कि गेहूँ का MSP बोनस डिक्लेयर करके हम उसको 2700 रुपये कर देंगे, लेकिन आज 150 रुपये बोनस डिक्लेयर होने के बाद भी वो 2700 तक तो नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं किसान की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही। अभी मेरे कोई एक साथी वक्ता ने कहा था कि टूरिज्म के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन 1500 करोड़ की थी और उनको 945 करोड़ दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले बजट में जो 300 करोड़ दिया गया था वो भी आज तक खर्च नहीं हुआ है। तो ये 945 भी खर्च होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात, अभी रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की बात हो रही थी, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो पिछले साल से और बढ़ गया है। और इसमें भी देखिए 55% हिस्सा तो हम सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पे खर्च कर रहे हैं। अगर हमारे रेवेन्यू का 55% हिस्सा इस पे खर्च हो जाएगा तो फिर बाकी सब सोशल सिक्योरिटी के लिए और फिर कैसे मिलेगा। फिर यहाँ पेंशन की बात हो रही है, कह रहे हैं ना कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो अंतिम पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? वो जो हमारा एक वृद्ध जन है, दिव्यांग जन है, गरीब है, जिसको कि वो पेंशन। राजस्थान की आर्थिक सेहत कैसी है वो तो आपकी सरकार के वक्त में जो कामकाज हुए, जो घोषणाएं, उस पर भी तो निर्भर करता है।
नहीं तो उससे तो बढ़ ही रहे हैं ना, जितना उस टाइम लोन था उससे बढ़ के डेफिशिट जो पिछली बार 3.9 था इन्हीं के पीरियड में, वो बढ़ के आज फिस्कल डेफिशिट 4.25% हो गया। तो कई स्थितियां और बिगड़ी है ना। आज अगर ये इतना ही अपने आप को फाइनेंशियली प्रूडेंस का वो कर रहे हैं तो इनको उसको फाइनेंशियली प्रूडेंस दिखानी तो चाहिए थी ना। जी को क्लू मिला जी। नहीं, बेसिकली इसमें ये देखना पड़ेगा कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। देखिए जो ये कह रहे हैं 5,59,000 का कर्ज ये छोड़ के गए अपनी बहुत सारी, आपको पता है कि किस तरीके की स्कीम से। और अब अपन जब तक एक्सपेंडिचर्स को, अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रा पे खर्च नहीं करेंगे तब तक हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। यदि हम राइजिंग राजस्थान ही नहीं करते और उस रेवेन्यू को बचाने की कोशिश करते तो 35 लाख करोड़ के MOUs होते कैसे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो जाकर के रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सिंपल बात है और वो दिख भी रहा है। एक बात बताइए, 15 लाख आप समझिए कि अभी आज की स्थिति में रेवेन्यू डेफिसिट दिखेगा, लेकिन ये जैसे ही हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये 35 लाख करोड़ के MOUs के अंदर सपोज करिए अगर 10%, 20%, 30% भी हो जाता है तो हमारे पास 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि इतना हमारे पास कम से कम 30 से 40 करोड़ रुपए यहाँ आएंगे। बिल्कुल फाइनेंशियल इशू है तो इस पे तो एंडलेस बहस हो सकती है, लेकिन अभी जो बजट को लेकर हम जो बात कर रहे हैं और उसके अंदर जो तकनीकी पहलू हैं, इस पर कांग्रेस, बीजेपी और आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो विस्तार से अपनी बात करना चाह रहे हैं। लेकिन कई हमारे साथी हैं, ललित जी आपसे मैं एक बार फिर जानना चाहूँगा इस बजट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़, और क्योंकि अभी तो और इस पर बहस होगी और अनुदान इस पर बजट के ऊपर बात होंगी, मांगे पारित होंगी, तो अभी तो सरकार के पास और स्कोप है, फिर मुख्यमंत्री जी का उनका भाषण होगा तो बहुत स्कोप इसमें होता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है वो छूट गई है जिसको अब और पूरा करना चाहिए? एक तो व्यापारिक सुरक्षा, वो मुद्दा छूट गया है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों ये चल रहा है कि आए दिन व्यापारियों पे, चाहे वो उन पे प्रेशराइज हो, किसी गैंगस्टर का हो या उन पे फाइनेंशियल जो उनकी सुरक्षा हो, वो दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। आए दिन उनके ऊपर आजकल अटैक हो रहे हैं, उनसे पैसा खींचने का तरीके हैं या फिर उनसे जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि आज व्यापारी उस सब चीज़ों से डरा हुआ है। और जितने भी आप उद्योग कह दें वो सब एक ट्रेडर पे डिपेंडेंट है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट बिकना है तो मार्केट में ही आएगा और इन्हीं दुकानों से बिकेगा। तो सारी जो जितने भी रोड्स हैं वो एंड होती है हमारी दुकानों पे आकर के। तो जब तक आप उस व्यापारी को मानसिक तौर पे सुरक्षा नहीं देंगे हर तरीके से, तो फिर वो बहुत एक मुश्किल हो जाती है। तो ये एक व्यापारिक सुरक्षा को थोड़ा फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे व्यापारी थोड़े अच्छे से बिजनेस कर सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिंक टॉयलेट है, जो ये सब चीज़ें हैं, ये एक हमें ऑनलाइन से बचाने का एक थोड़ा सा एक तरीका है। लेकिन एक ऑनलाइन को कैसे कर्व किया जाए, क्योंकि अधिकतर ये बाहर की विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे मार्केट को तोड़ रही है, हमारे बिजनेस को तोड़ रही है, और अधिकतर जो फंड है वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। तो इस पर भी एक फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे ही ऑनलाइन को कर्व किया जाए और व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए। एक और हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं जी, क्या कहिएगा बजट पे, आपका क्या रिएक्शन? सर बजट पे यही है कि सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ जी, तो खेल क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में जो युवा है, जो प्रतिभा है, उनको एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आप मदद करें। और जो काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स के जो अभाव चल रहे हैं उसको पूरा करें। और इसी के साथ में एक आउट रन टू स्कीम होती है स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, जो इसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है जी। हाँ, इसमें जो कई प्लेयर्स होते हैं कि पिछली सरकार बोले या पिछले कुछ वर्षों में बोले कि उन्हीं को दी जाती है जो किसी का लाइजन अच्छा हो विशेष व्यक्ति से। और अभी आशा करते हैं हम कि इस बजट पर आम खिलाड़ी जो प्रतिभा है उसको उसका बेनिफिट मिले। जी, सेहत की बात में हम चाहते हैं इस बजट के अंदर। अभी भी मैंने कहा जैसा ललित जी से कि बहुत गुंजाइश है, ये चर्चा होगी विधानसभा के अंदर, तो और कौन से सुधार हैं वो आपको लगता है मेडिकल लाइन में? मैं सुधार के लिए इतना कहना चाहूँगा राज्य सरकार से कि जितनी योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन प्रोग्राम हो, चाहे राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल, मतलब इतनी चिरंजीवी योजना हो, अभी जो आयुष्मान भारत योजना हो, इन योजनाओं का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग पैटर्न का भी विस्तार अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया स्टेट पूरे भारत में नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात ये है कि स्टाफ
को नहीं बढ़ाया जा रहा, योजनाओं को बढ़ाया जा रहा राजस्थान में। स्टाफ है वो नहीं बढ़ रहा, योजनाएं बढ़ रही हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार को जो सबसे बड़ी मूलभूत सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, क्योंकि जो राजस्थान की आबादी अगर हम देखें तो उसका 65% जो है वो ऐसे वर्ग है। ऐसे वर्ग को अगर स्कूली एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, साक्षरता ही नहीं मिलेगी, तो वो शिक्षित कैसे बनेगा, वो जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बनेगा। आज यहाँ पर विभिन्न लोग बैठे हुए हैं चर्चा के अंदर, ये शामिल जितने भी लोग हैं, क्या बिना शिक्षा के कोई अपनी अपनी एक्सपर्टाइज तो दे ही नहीं सकते। जब वो एक्सपर्टाइज ही तैयार नहीं की जाएगी, शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, तो ये आएगी कहाँ से निकल के। मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया। मैं अटल जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि आज एजुकेशन सेक्टर के ऊपर क्या बजट आया, क्या बजट नहीं आया, उसका उल्लेख करें। ये नहीं कहे कि भाई विश्वविद्यालय खोलने की बात करती, अरे विश्वविद्यालय खोलने की तो बात करती, लेकिन बजट के अंदर आपने स्कूलों के ऊपर क्या ध्यान दिया, कितने स्कूल आपने खोलने का निर्णय लिया, वो चीज तो आप बता ही नहीं रहे। अटल जी इस पे शिक्षा के और दूसरी बात, नियुक्ति की बात आ रही है। आज 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, उसमें कितने शिक्षकों की भर्ती निकाली इन्होंने। ठीक है, इसका जवाब अटल जी से लेंगे। एक बार आपसे। एक तो ये फॉर होटल इंडस्ट्री के लिए अभी इसमें कुछ भी आया नहीं कोई मैटर। ठीक है, स्पेशली फॉर होटल्स। शायद भाई साहब ने बताया 2 साल का एनओसी, फायर एनओसी का हुआ, जो 3 साल का करने के लिए बताया गया था, तो 2 साल का ही दिया इस टाइम। और जो बता रहे थे अटल जी कि बोले फॉर टूरिज्म सेक्टर, एयरपोर्ट, रोड्स, ये चाहिए होता है। ठीक है, इनके हिसाब से होटल नहीं चाहिए होता है। जब होटल को आप लैंड यूज, हजारों होटल है जो राजस्थान में, दैट इज पॉइंट रखा है लैंड यूज। हाँ सर, बस यही है कि जैसा कि बताया कि जो व्यापारी की सुरक्षा वगैरह पे इस पे ध्यान देंगे तो थोड़ा व्यापार बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उससे थोड़ा सा ठीक रहेगा। जी जी सर। सरकार को सबसे पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी है। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी 1 साल हो गया घोषणा करे हुए, वो नहीं बनी है। दूसरे राज्यों में स्पोर्ट्स पॉलिसी है, हमारे से ज़्यादा अच्छा हरियाणा में रिजल्ट आ रहा है। वहाँ खिलाड़ियों को प्राइज़ मनी इतनी दी जा रही है कि वो खिलाड़ी हर बार वहाँ के मेडल लाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हमें और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे खेल मंत्री खुद एक ओलंपियन है, उनको पता है खिलाड़ी को कितनी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और प्लस मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रशिक्षक लगाए हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। अब ये पार्ट टाइम को प्रशिक्षक को लगा दिया, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो दे नहीं सकते। साथ में उस लेवल, मुझे अभी नेशनल गेम में जाने का मौका मिला, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल के बनाए अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। जो हमारे यहाँ होगा तभी हम आगे राष्ट्रीय नेशनल गेम करा सकते हैं, खेलो इंडिया करा सकते हैं। जब तक उनकी सुविधा नहीं होगी तो कैसे होगा वो। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया राजस्थान का, जयपुर के संस्थापक परिवार से हैं। हमारी आशा थी कि जयपुर को सुंदर बनाएं, व्यापार को सुरक्षित बनाएं और व्यापारियों को सहूलियतें प्रदान करें, जिससे कि जयपुर का कारोबार बढ़े, विश्व में अपना परचम फहराए। गजेंद्र जी, आप क्या कहिएगा? कर्मचारी को भी अपने चर्चा कर रहे हैं कि अभी तो बहस होगी, तमाम चीज़ें हैं, क्या पॉइंट होना चाहिए बिल्कुल कर्मचारियों के लिए, टू द पॉइंट, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे जो बजट आया है, और अभी तो बजट पे बहस होगी, बहस के बाद में कई इश्यूज है जिनका दुरुस्त किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल जो पिछली सरकार ने बनाए थे, उसमें संशोधन की कई जो संविदा पे लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें तो की थी कि इतने लोग लगा दिए, 1,20,000 लगा दिए, परंतु वहाँ 10,000 के अलावा कुछ नहीं लगे थे। तो इस सरकार से बड़ी आशाएं थी कि इसमें संशोधन होगा। और दूसरा जो निविदा पे कर्मचारी है, उनके लिए पिछली सरकार में शोषण से मुक्ति के लिए रैक्सो की तर्ज पर एक कंपनी बनानी थी, RLSDC, और उस कंपनी का सारा स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है, और वो अधिसूचना अभी तक सरकार की अटकी हुई है। तो इस बजट से उन लोगों को जो 3 लाख ठेका के कर्मचारी है, उनको बड़ी आशाएं थी। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उनको इसमें राहत मिलेगी तो बड़ी खुशी होगी। जी जी, हाँ मैम, क्या सो अभी हमने बजट के बारे में बातें की, जो बहुत अच्छी बातें थी और काफ़ी अच्छा था। तो मेरा समीशन यही है कि इसके ऊपर बजट में जो भी हम योजनाएं बनाते हैं या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन में आके शायद हम 50% भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो भी हमने इतने करोड़ हर चीज़ के लिए बोले हैं, उसके लिए बजट मनी ये कहाँ से आएगा? तो दैट्स अ बिग पॉइंट। आई थिंक उसके लिए शायद हमारी सेंटर की सरकार, जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, तो शायद सेंटर से हमें कुछ हेल्प मिले और हमारे स्टेट को इन सब चीज़ों पे कुछ फ़ायदा मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी आप देखिए, जितने बिग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स राजस्थान से हैं,
चाहे आप बिरलास की बात करिए या किसी की बात करिए, मित्तल्स की बात करिए, तो उन रूट्स का हम एडवांटेज लेने की कोशिश करें सो दैट वी कैन गेट द मनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़ और योजनाएं जो भी हमने बनाई हैं। दो चीज़ें अभी इस बजट में हमको नहीं दिखाई दी जो कि हमने पहले भी बात की थी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या जयपुर के ट्रैफिक पे कुछ बजट आया है। एक तो वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें कुछ नज़र नहीं आया कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की गई है, CCTVs लगाए गए हैं या कुछ है। और दूसरा वर्किंग वुमेन और अर्बन वुमेन हु आर इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए इस बजट में बहुत सारे जोन बनाने की बात आई है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप जोन नहीं बनाने की कोई बात आई है। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा है कि पूरा लोक कल्याणकारी बजट है, खुशहाल राजस्थान का बजट है, तो एक बार जिस तरह से हमने शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात की, तो सुरक्षा के लिए मैं कह दूं कि यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में CCTV कैमरास लगाए जाएंगे और 500 ऐसी गश्त की गाड़ियाँ हैं वो एक्स्ट्रा लगाई जाएगी, जो कि सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा, और रात को जिस तरह से महिलाएँ बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिस तरह से चीज़ें बहुत ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से हैं, तो वो सुधार किए गए हैं, बजट में प्रावधान दिए गए हैं। हम लोग ये भी देख रहे थे कि साइबर की हम कल बात कर रहे थे, तो साइबर कंट्रोल के लिए भी इस बजट में प्रावधान आए हैं। मतलब मैं ऑल ओवर यही कह रही हूँ कि 360 डिग्री कवर किया गया है, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे हम स्वावलंबन की बात कर लें, चाहे सशक्तिकरण की बात कर लें, यहाँ पे साइबर कंट्रोल की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो भी इसमें दिया गया। नशा मुक्ति की हमने बात की थी, नशा मुक्ति के लिए भी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सिर्फ एक जो कल मैंने जो बात उठाई थी कि जो वर्चुअल टच है, जो बच्चों को सिखाया जाए कि वर्चुअली किस तरह से, क्योंकि एक जो वर्चुअली किस तरह से बच्चों को जुड़ना है, वो एक तरह से उनको जो ऑनलाइन है सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने वाली बात है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस पर भी जिस तरह से, और जो बजट आया है बहुत अच्छा बजट है, बहुत ही सर्वांगीण विकास वाला बजट है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है और साथ साथ मॉनिटरिंग है वो ज़रूर होनी चाहिए, तब जाके एक अग्रणी राजस्थान बन पाएगा अपनो बजट। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपने बात की। घोषणाएं तो बहुत होती हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है। आखिरी राउंड में चलते हैं और इस बजट को आप कितने मार्क्स दे रहे हैं? तमाम जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे समझेंगे। सबसे पहले अनिल जी आपके पास में आना चाहूँगा, किस रूप में आप देखते हैं इसे, कितने मार्क्स देंगे? देखिए, ये राज्य सरकार का काम है नागरिकों की सुरक्षा, उनका कल्याण करना, और कल्याण के लिए उन्होंने कई योजनाएं लाए। देखो, रोड सेफ्टी को लेके उन्होंने ये कहा है कि हम 0 एक्सीडेंट प्रोन जोन बनाएंगे और इस तरह से करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो वेलफेयर की बात हो, आपके पत्रकारों की बात देखो, उनके लिए टूरिज्म को प्रमोट किया, 3 लाख से ज़्यादा बढ़ा के दिया है, जबकि कोई वंचित वर्ग हो, चाहे वो चाहे घुमंतु हो और घुमंतु हो, उनको भी उन्होंने प्लॉट्स और उनको पट्टे देने का काम के लिए ये सरकार की योजनाएं लाई है। तो ये एक अच्छा है। मैं 10 में से 8 नंबर तो दूंगा। 10 में से 8 नंबर क्या कहिएगा नरेश जी? मैं सब 10 में से 6 नंबर दूंगा, क्योंकि बातें ज़्यादा होती हैं, काम कम होता है। जैसे अभी मैडम 360 डिग्री मूवमेंट की बात करती है, इस कैमरे को भी यहाँ से वहाँ तक आप घुमाएंगे तो 360 डिग्री घूम जाएगा, पर इट डजंट हैव एनी पर्पस जब तक कि कोई किरदार को नहीं, परफॉर्मेंस को नहीं निभाता। जी जी नटवर जी। ओवरऑल अच्छा बजट है और 7 से 8 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि अभी पेपर में भी आया था कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। पिछली बार जो घोषणा आई थी उसमें 40% इम्प्लीमेंट हुई है, बाकी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को लगता है आगे भी आएगी। तो लेकिन ये कई बार हमें ये भी देखना पड़ता है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ परसेंटेज इस साल खर्च हो जाता है, कुछ परसेंटेज आगे खर्च होता है, लेकिन अल्टीमेटली यदि 3-4 साल में सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो 7-8 नंबर देना चाहिए इसमें। जी क्या कहिएगा अभिषेक जी? 2 मिनट और लूंगा मैं आपसे। जो आज बजट है उसका जो बजट वाली परीक्षा है उसके अंक कितने हैं? पहली बात तो ये है। शिक्षा से जुड़े हुए। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस बजट के अंदर एजुकेशन ना हो, जिस बजट के अंदर बालिकाओं की सुरक्षा ना हो, बच्चों की सुरक्षा ना हो, मैं वही बता रहा हूँ सर, नंबर ही बता रहा हूँ। मैं गिना के बताऊंगा ना नंबर के, मैं किस में काट रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ, जिस बजट में जो कोचिंग के छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोकने की क्षमता ना हो, तो ऐसे बजट को मैं 000 अंक देना पसंद करूंगा। जी बताइए। 7 नंबर तो दे दूंगा सर। 7 नंबर जी बताइए। सर बजट तो मैं इसमें जो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इसको हम 10 में से 9 नंबर देंगे, लेकिन अगर ये धरातल पे नहीं आता है तो मेरे ख्याल में 4 नंबर काफी है। जी सर। सेम सर 6 जी।
सर देखो ऐसा है कि अगर घर में 5 मेंबर हो तो आदमी उनको भी पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर ऑल ओवर बजट देखा जाए तो 10 में 8 तो पक्के अंक हैं। जी क्या कहिएगा? हमारे तो सर ग्रामीण, महिला, आदिवासी सारे जो टूर्नामेंट होते हैं वो बंद हो गए, खिलाड़ियों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। फिर 50-50 मैं नंबर दूंगा बस, और क्या कह सकते हैं। इसमें से सर 4 नंबर देंगे क्योंकि सभी के अंदर सभी को पीछे रख के बजट आया है, इसलिए। सर ललित जी 10 में से 8 मार्क्स। 10 में से 8 मार्क्स। बिल्कुल 7 नंबर देना पसंद करूंगा। देखते हैं व्यापारियों के हित में क्या सरकार कर पाती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ यहाँ फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा वर्ल्ड में कहीं पर ऐसा बजट है जहाँ फिस्कल डेफिसिट नहीं हो? होता है, वो रहेगा हमेशा, अगले 100 साल तक रहेगा। कितना बढ़ता है कितना कम होता है वो महत्वपूर्ण है। जी कितने मार्क्स देंगे? देखो सर ऐसा है, इस बजट में हमें 5 नंबर सरकार को देंगे। उसके पीछे कारण है युवा एक बड़ा वर्ग है। कल भी मैंने आपके माध्यम से भी कहा था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र थे 5000 उनको सरकार ने हटा दिया और अटल सेवा प्रेरक में भी उन्हें शामिल नहीं कर रहे, उनके लिए कोई बात ही नहीं करी बजट में। तो सर युवाओं को लेकर पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार कुछ बोली नहीं, तो सर हम 5 नंबर देना चाहते हैं। कितने मार्क्स देंगे सर? सर अगर योजनाएं पूरी धरातल पर लागू होती है ना तो पूरे नंबर है। गजेंद्र जी जी कर्मचारियों के हिसाब से तो अब क्या नंबर देंगे ये तो हम अलग बात है। बाकी बजट के हिसाब से सरकार अपने आप ही नंबर ले ले, ये ठीक रहेगा हमारे हिसाब आप तो मतलब बिल्कुल नहीं, हम तो पॉलिटिकली करेक्ट हो रहे हैं आप। नहीं जी बताइए। सो आई प्लानिंग 8 on 10, 8 नंबर देती हूँ मैं। और अगर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन और सिस्टम में रह के रहता है तो अगले बजट पे अपन बात करेंगे तो 9 भी हो सकते हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर बजट की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा 360 डिग्री कवर किया हुआ एक तो 100% ये बजट में बात की जाएगी। आज से कभी ऐसा कोई बजट नहीं आया जिसने हर एक कोने को टच किया है। 100% तो ये बजट की बात करिए तो ठीक है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके मार्क्स में भी नहीं दिए। इम्प्लीमेंटेशन में क्या कुछ होता है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कांग्रेस बीजेपी उनसे फाइनल टेक ले लेते हैं और ये पूरा हमने रिपोर्ट कार्ड एक तरह से यहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे लिया है। सबसे पहले मैडम क्या कहिएगा? देखिए अगर किसी प्रश्न में इस क्वेश्चन का सेम आंसर रिपीट कर दिया जाता है विद सम जिसे कहते हैं वेरिएशंस, तो मुझे नहीं लगता कि टीचर उसमें कोई भी अंक देता है। तो ऐसा ही कुछ इस बजट के साथ हुआ है। तो आप अब इससे इन्फर कर लीजिए कि कितने नंबर मिलेंगे। बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए कुछ तो राजनीतिकरण के वंश कुछ बेसिकली बजट की तरफ नहीं गए और केवल बजट में क्या होता है, 1 साल का क्या करने वाले वही घोषणाएं होती हैं। जी। लेकिन अगर कोई पढ़े ही नहीं बजट को और वो कहे कि इम्प्लीमेंट आज क्या हुआ है, तो आज तो बजट था, उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 साल का दिया गया है कि भी क्या क्या करेंगे। और देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत स्पष्ट और सिंपल बात है कि आपको हमको सभी को, महिलाओं को, युवाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, व्यापारियों को, किसानों को, वंचितों को, सभी को लेकर के हमको बजट बनाना पड़ रहा है और इन सब को खुश रखना पड़ रहा है। और इन सब को खुश रखने के लिए हम इन सब को खुश रखने के लिए जो बजट है, जो अर्थ है, उसको बिल्कुल समावेशी बनाने की ज़रूरत रहती है। वही हम कर रहे हैं, कंटिन्यू वही कर रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं शिक्षा, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि भी स्टाफ नहीं है। तो ये जो 1.25 लाख स्टाफ की रिक्रूटमेंट है और 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट्स है, ये सारे अलग अलग विभागों में लगने वाले हैं। तो जो कमी है उसकी पूर्ति होगी। अब वन टाइम में कि केवल शिक्षा में 1.25 लाख दे दो, ये कैसे संभव है? ये सभी आप समझिए, मार्क्स अगर देखोगे, आप समझिए, अगर आप वास्तव में देखोगे और हमारी सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वो भले पानी से, ऊर्जा से, सड़क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से या कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, ये बहुत बढ़िया बजट है। और इसके साथ अगर हम चलेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10 नंबर। तो ये तमाम अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि अपनी राय रख रहे थे। बजट को लेकर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होती, जनता की उम्मीदें भी कम नहीं होती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशों का जो अंबार है इस सरकार के पास में, आज बजट है वो घोषित किया है दिया कुमारी ने। जब चर्चा होगी बजट के अंदर
विपक्ष है वो अपनी राय रखेगा, अन्य जो विधायक अपनी राय रखेंगे, तो उसमें और क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पर नज़र बनी रहेगी। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमान इतनी संख्या में यहाँ पधारे, अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।